डिग्री दिखाने बोल दिया है तो डिग्री नहीं दिखाएंगे यहाँ के छात्र मोदी जी की तरह। सबके पास यहाँ पे डिग्री है। तो कुछ ऐसी घटना घट जाती है, मान लेते हैं, तो इसका जिम्मेदार सरकार को होना पड़ेगा जी। इस तरह की अगर फिल्में बन रही हैं, कैसे आप किसी शिक्षा संस्थान के बारे में बोल सकते हैं कि सड़क पर खड़े करके उनके छात्रों को गोली मार देना चाहिए? कौन पूछने जा रहा है? कोई सिरफिरा आएगा ही फिल्म देख के कि जेएनयू के लोगों को मार दो। यहीं जो पढ़ता है यहाँ कोई प्रोफेसर है, सारे प्रोफेसर तो वही हैं, चले गए बाहर, कुछ हो गया उन्होंने, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस तरह की फिल्में आप देखिए कि छात्रों के प्रति और एक संस्थान के प्रति जिस तरह का छवि बना रही है, बड़ा ही खतरनाक है इस देश के लिए, और इसी को हम लोग अभी कल ही मैं एक फिल्म देख रहा था बस्तर, उसमें बोलते हैं कि जेएनयू के छात्रों को सड़क पर खड़ा करके गोली मार देना चाहिए। इन सब चीजों को भी कैसे देखते हैं? ये सब चीज तो मैं देख ही नहीं पाता। ये मूवी देखी ही नहीं है? नहीं, मैंने नहीं देखी। लेकिन मैंने ट्रेलर देखा है, और ट्रेलर और ऐसे रिव्यू भी, और मैंने देखा वैसे, हालांकि मैं बताऊं तो आपको कुछ उसके सीन हिस्से। तो मामला यही है कि अब ये स्पॉन्सर्ड फिल्म है सरकार की जी, बहुत साफ कि सरकार इस तरह की फिल्में बनाती हैं, शह देती हैं ऐसी फिल्में बनाने के लिए कि एक शिक्षण संस्थान में लोग पढ़ रहे हैं और बड़ी मेहनत से पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डिग्री दिखाने बोल दिया है तो डिग्री नहीं दिखाएंगे यहाँ के छात्र मोदी जी की तरह। सबके पास यहाँ पे डिग्री है, ठीक है। तो ये है कि अब पढ़ रहे हैं, रिसर्च करने जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो कुछ ऐसी घटना घट जाती है, मान लेते हैं, तो इसका जिम्मेदार सरकार को होना पड़ेगा जी। इस तरह की अगर फिल्में बन रही हैं तो जिस पर कोई रोकथाम नहीं। कैसे आप किसी शिक्षा संस्थान के बारे में बोल सकते हैं कि सड़क पर खड़े करके उनके छात्रों को गोली मार देना चाहिए? ये तो छवि की भी बात है। बिल्कुल बिल्कुल छवि की बात। और जानी नहीं कि यहाँ पे जो वाइस चांसलर है वो आरएसएस की, कल यही सड़क पे चली गई और कुछ हो गया, तो क्या पूछने की थोड़ी जा रहा है कि आप जेएनयू से हैं, मतलब जेएनयू से हैं? कौन पूछने जा रहा है? कोई सिरफिरा आएगा ही फिल्म देख के कि जेएनयू के लोगों को मार दो। कोई और आरएसएस का कोई यहीं जो पढ़ता है यहाँ कोई प्रोफेसर है, सारे प्रोफेसर तो वही हैं, चले गए बाहर, कुछ हो गया उन्होंने, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस तरह की फिल्में आप देखिए कि छात्रों के प्रति और एक संस्थान के प्रति जिस तरह का छवि बना रही है, बड़ा ही खतरनाक है इस देश के लिए, और इसी को हम लोग बोलते हैं फांसी बात है। जैसे अभी बहुत सारे छात्रों से बात की है तो बोला जा रहा था कि जेएनयू को भगवाकरण किया जा रहा है। यहाँ पे प्रशासन में भी आरएसएस एबीवीपी के लोग आ रहे हैं, छात्र भी रिसर्च करने के लिए एबीवीपी या आरएसएस के लोग आ रहे हैं, तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें ये है ना कि एक तो सही बात है कि भगवाकरण का जहाँ तक सवाल है कि पानी पी तो सवाल की वजह से पानी नहीं पी रहा गला में एक फ्रेम नहीं ना कट रहा है, ऊपर मेरा मुंडी देखना तो नहीं, बिल्कुल सही है, ठीक है ना? शुरू से आगे। हाँ, जहाँ तक भगवाकरण का सवाल है कि बिल्कुल हमारे यहाँ एक नारा चलता है कि प्रोफेसर की बहाली में लग गए दलाली में, तो ऐसी ही दलाली लोग कर रहे हैं। और आज इस कैंपस में प्रोफेसर बनने की दो शर्त है। पहला है निकम्मा होना, नकारा होना, कि आपको पढ़ाना नहीं आता हो, और दूसरा है संघ का होना, हाफ पैंट पहन के सुबह सवेरे लेफ्ट राइट करना है, ठीक है। तो ये दो कह लीजिए कि तरीके हैं आपके पास कि आप प्रोफेसर बन सकते हैं आज के वक्त में, और ऐसे ही लोगों की बहाली है। अब देखिए कि मैं उदाहरण देता हूँ कि ऐसे भी क्लास हुए कि जहाँ छात्रों ने ये बोला है अपने प्रोफेसर को, जो नई बहाली वाले प्रोफेसर हैं, कि सर आप प्लीज़ पढ़ के आइएगा ना, मतलब
समझ में नहीं आ रहे हैं। प्रोफेसर को ये बात बोले, प्रोफेसर छात्र बोले पढ़ के आइएगा। तो हम इस वक्त में तो हैं जेएनयू, जो बहुत सारे रैंकिंग में बहुत ऊपर आता है। वहाँ की जो नई बहालियाँ हो रही हैं वो इस तरह की हो रही हैं कि पूरी दलाली व्यवस्था चल रही है। और भगवाकरण सिर्फ दलाली से नहीं, आप देखिए कि सिलेबस में भी जो बदलाव हो रहे हैं कि इतिहास को किस तरह से बदला जा रहा है। बहुत सारी कविताएं हटाई जा रही हैं, इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश हो रही है और कोशिश कर रहे हैं अपने अनुरूप हर चीज़ कर देने की। तो देश तो हमारा एक हमेशा से गुलदस्ता की तरह रहा है जिसमें हर तरह के फूल रहे हैं, हर तरह के फूल कह लीजिए कि, लेकिन ये नहीं चाहते हैं बीजेपी के लोग, और अभी जो आरएसएस का पूरा चल रहा है इस देश में, वो नहीं चाहता है कि इस तरह का बागीचा बना रहे। वो चाहता है सिर्फ एक रंग का रहे, एक तरह के लोग रहें सोचने वाले, एक तरह की बोली बोलने वाले लोग रहें। और संविधान ये नहीं बोलता है और हम संविधान के पक्षधर हैं। तो ये चीज़ वर्तमान में ही हो रहा, या इससे पहले जो सरकार थी उनके वो भी तो ऐसा ही करते होंगे ना? देखिए, जहाँ तक सरकार का सवाल है, बिल्कुल करते ही होंगे, ऐसा हम थोड़ी बोल रहे हैं कि नहीं करते होंगे। लेकिन उनमें एक चीज़ ये था कि हालांकि कितना बोलना चाहिए मुझे नहीं बोलना चाहिए, हालांकि बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कि उनमें ये था कि उनमें भी जो कंपटीशन था वो कह लीजिए कि पढ़े लिखे लोगों में ही था। अच्छा, ठीक है ना, कि कौन बेहतर पढ़ा सकता है, उसी के बीच में उनकी ही पैरवी भी अगर हो रही है तो ऐसे ही लोगों की हो रही है कि जो पढ़ाने वाले लोग हैं, जो समझदार लोग हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसीलिए तो आप देखिए कि पहले अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले लोग, या आज भी उनका नाम लिए जाते हैं विश्वविद्यालय में, तो अब वो बदलाव है कि अब वो आपकी योग्यता नहीं, आपकी शिक्षण योग्यता नहीं देखी जाएगी कि आप किस तरह का पढ़ाते हैं, लेकिन अब सिर्फ आपकी योग्यता है कि आप संघ से आए हैं, यही योग्यता है। अब कुछ छात्रों के सवाल है, बताइए। कि हमारा जो प्रेसिडेंट है वो दुनिया जहाँ की बात करते हैं लेकिन कैंपस के मुद्दों पे बात नहीं करते, ऐसा क्यों? देखिए, एक हॉस्टल खुलने जा रहा है, बराक हॉस्टल, वो अमेरिका में तो नहीं आता है और जेएनयू के अंदर ही आता है। तो खुल रहा है और उसके लिए 19 दिन का भूख हड़ताल हुआ है, जिसमें प्रेसिडेंट शामिल रहे। इस कैंपस में कई हड़ताल छात्रों के सवालों पर हुई, उसके साथ उस सारे हड़ताल को करवाने में पहली पंक्ति में खड़े रहकर किया गया। इस कैंपस में जब मैंडेट मिलता है किसी को, तो मैंडेट सिर्फ ये नहीं रहता है कि ये काम ये आज कर देगा। मैंडेट इसलिए मिलता है कि इसको करवाने के लिए संघर्ष करेगा। और कैंपस के तमाम छात्र इस बात को मानते हैं कि हर एक वक्त में, हर एक दिन में, हर एक कह लीजिए कि समय में इस कैंपस ने जिसको मैंडेट दिया वो खड़ा रहा, संघर्ष करते हुए दिखाई दिया। ये बहुत साफ है और इस संघर्ष का नतीजा है हॉस्टल खुलना, संघर्ष का नतीजा है कि लोकतंत्र को स्थापित रखना, संघर्ष का नतीजा है कि आज मारपीट में कमी आई है, मतलब इस तरह की गुंडागर्दी में कमी आई है। एबीवीपी के हाथ बंध गए कि किसी तरह की मारपीट पे नहीं, मतलब जिस तरह से कर रहा था वो, उसको रोका गया और अभी भी उसकी कोशिश है, लेकिन तब भी उसमें डर है। तो ये सारी चीज़ें एक संघर्ष के बदौलत हुई है। और जेएनयू किसी प्लूटो पे तो नहीं है, तो जेएनयू में अगर कोई फंड्स की बात होगी तो देश की सरकार की ही बात होगी, राज्य की सरकार की बात होगी। जेएनयू में जो भी कोई छात्र आता है, उसके पिता कहीं काम करते हैं, उन पर हमला होगा तो उसके लिए भी खड़ा हुआ मतलब होंगे हम लोग। और यही है कि सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो हम दुनिया जहान की भी बात करेंगे हम, और उसके साथ साथ हर एक सवाल हमारे लिए अपना सवाल है। अगर कहीं भी मजलूमों पर जुल्म होगा तो सवाल हमारा अपना होगा। जेएनयू एसयू के अध्यक्ष प्लीज
फिलिस्तीन के समर्थन में बहुत सारे नारे किए हैं, प्रोटेस्ट किए, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में एक भी ऐसा कोई बयान उनका सामने नहीं आया। क्यों? देखिए, इसके पहले आपने एक सवाल किया जो कि शिकायत भरा लहजा था कि आप दुनिया जहान की बात करते हैं, जेएनयू की नहीं बात करते हैं। देखिए, सवाल ये है कि चाहे फिलिस्तीन हो, चाहे यूक्रेन रशिया का युद्ध हो, चाहे बांग्लादेश में हिंदुओं का सवाल हो, चाहे आप कह लीजिए कि सीरिया में संघर्ष कर रहे लोगों का सवाल हो, हर एक जगह पे जहाँ जहाँ मजलूमों पे हमला हुआ वहाँ जेएनयू और जेएनयू के तमाम छात्रों ने अपनी आवाज़ रखी है। ठीक है, इस देश में मेरी पैदाइश बतौर हिंदू हुई। ठीक है, इस देश में एक बड़ी जेएनयू एक बड़ी संख्या है, हिंदुओं की संख्या है, लेकिन उस तमाम जो हिंदू उस संविधान वाले हैं कि जो हर दूसरे धर्म की इज्जत करते हैं। ये जो बीजेपी आरएसएस जिस तरह का हिंदुत्व की छवि पेश करना चाहता है, ये देश उस हिंदुत्व को नहीं मानता है। बहुत साफ है, ये देश बाबा साहब के संविधान को मानता है जिसमें सभी धर्मों की बराबरी के साथ इज्जत और सम्मान की बात कही गई है। तो हम तो इस तरह के लोग हैं, हम तो इस तरह की बात को मानते हैं और बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में भी हम लोग रहे हैं। फिलिस्तीन में कह लीजिए कि इजराइल के द्वारा जो हमला हो रहा है, वहाँ छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, उनकी सॉलिडरिटी में भी हम लोग खड़े रहे। लेकिन देश की सरकार जो भाजपा की, आरएसएस की, वो नहीं खड़ी रही, वो इजराइल परस्त रही। वो यहाँ शेख हसीना को वो भी करती है, आश्रय भी देती है। इसके साथ साथ आप कह लीजिए कि इसी तरह की और बिल्कुल एक शब्द इस चीज़ पे नहीं उठा पाती है और कहीं नहीं उठाती। श्रीलंका के जो तमिलियंस हैं उन पे कुछ नहीं बोलती है। तो हर तरीके से सरकार कह लीजिए कि जो माइनॉरिटीज़ है, मुसलमान है, उस पर हमला मतलब करने वाले के समर्थन करती है और यहाँ हिंदुस्तान में खुद भी करती है। तो यही है कि ये सरकार पूरी तरह से एक जो पावरफुल लोग हैं उनका समर्थन करती है, चाहे इजराइल हो गया, चाहे इस तरह के और लोग हो गए, अमेरिका हो गया, इसी तरह के समर्थन करती है। लेकिन हम लोग इस बात को सरकार से भी कहते हैं कि आपको मजलूमों की तरफ जिन पर हमला हो रहा है उनकी तरफ खड़ा होना पड़ेगा। छात्रों का सबसे बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव का भी था, पिछली बार के चुनाव का, कि 2000 में दम नहीं, 5000 से कम नहीं। तो छात्र कह रहे हैं कि एमसीएम हमारा कब बढ़ेगा? एमसीएम, देखिए सही बात है कि एमसीएम जो है कि इतना कम आता है 2000 में कि पहले था एमसीएम का ये अवधारणा था कि एमसीएम 2000 आता था और मेस बिल आता था 1500 के आसपास आता था और लोग 1500 देते थे और 500 रुपया मिसलेनियस जो भी खर्च होती थी। आज मेस बिल 4000 आ रहा है और एमसीएम वही 2000 है। उसी के लिए आप देखिए कि हमने चार्टर को डिमांड दिया। पहले एडमिनिस्ट्रेशन मानने के लिए तैयार नहीं था कि एमसीएम बढ़ाएंगे, फिर हम वही 16 दिन के हड़ताल पर बैठे, भूख हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल थी। उस समय उसने लिखा कि हमारे पास फंड आएगा तो हम एमसीएम बढ़ाएंगे। पहली एक तरह से जीत हुई कि प्रशासन को मानना पड़ा कि एमसीएम बढ़ाना चाहिए। ठीक है, और आप जानिए कि 2007 में भी जब बढ़ रहा था तो पहले इसी तरह से हड़ताल हुए और प्रशासन को लिखा, प्रशासन ने, कि हम बढ़ाना चाहते हैं, हमारे पास पैसे होंगे, और फिर उसके बाद एमसीएम बढ़ता है 1 साल बाद। ठीक है, तो यही है कि मौजूदा प्रशासन पूरी तरह से शिक्षा को लेकर कह लीजिए कि या फिर एमसीएम को लेकर चिंतित नहीं। उसको लगता है, वो हर बार में वाइस चांसलर आती है, जो आरएसएस की वाइस चांसलर है, वो हर चीज़ में आती है और बोलती है कि तुम लोग इतने कम पैसे में पढ़ रहे हो, क्यों इतने कम पैसे में पढ़ रहे हो, थोड़ा सा फीस बढ़ाने दो, देखो सुविधाएं और मैं दे दूँगी। इस तरह की बेहूदी बातें वो करती हैं और कैंपस के तमाम छात्रों ने सुना है। प्राइवेटाइजेशन की तरफ पढ़ना चाहती हैं वो इसी तरह की बातें कि एमसीएम क्यों लेते हो, इस तरह की बातें तो करती हैं। तो ऐसे लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
तो तब भी हमारा संघर्ष है, इस कैंपस का संघर्ष है जिसके लिए लड़ रहे हैं। अब आखिरी के 1-2 सवाल है कि भविष्य में आप लेफ्ट के साथ ही रहेंगे या फिर जैसे आपके बहुत सारे साथी कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, कुछ 1-2 बीजेपी भी ज्वाइन करेंगे, तो क्या आप लेफ्ट के साथ ही रहेंगे या कहीं और अपना स्थान जाएंगे, कहीं और लेंगे? पता नहीं ये सवाल क्यों आता है। मैं जिस विरासत से आता हूँ, मैं चंदू की विरासत से आता हूँ। कमरेड चंद्रशेखर यहाँ पे 95-96 के दौरान प्रेसिडेंट रहे। यहाँ पर उन्होंने पढ़ा, यहाँ प्रेसिडेंट रहे 2 बार। इसके बाद वो सिवान गए अपने गांव में लोगों के बीच में काम करने के लिए, और उनको वहाँ गोली मार दिया गया, शहीद हो गए। और आप जानिए कि ऐसे और लड़ाके हैं, ऐसे और संघर्ष करने वाले लोग हैं कि जो अंत तक वंचित लोगों के लिए लाल झंडा पकड़ के लड़ते रहे। हमारे बीच में 2012 की प्रेसिडेंट सुचेता डे रहती हैं, जो बगल में कुसुमपुर पहाड़ी जो बस्ती है, वहाँ के मजदूरों के लिए संघर्ष करती हैं। चुनावी राजनीति में देखें तो संदीप सौरभ जो यहाँ के जनरल सेक्रेटरी रहे, आज वो विधानसभा में उनकी आवाज़ दहाड़ रही है, लाल झंडे के साथ ही दहाड़ रही है। तो हम तो इनको मानते हैं, हम तो इस विरासत से जुड़े हुए हैं। अब तो चश्मा किसी का अलग अलग है कि वाम है तो दूसरी तरफ ही देखता है। वामपंथ हमेशा उससे जाना जाता है जो वामपंथ में मौजूद रहते हैं। जी, भागे हुए भगोड़ों से वामपंथ नहीं जाना जाएगा, बहुत साफ में कहते हैं। इस बार का चुनाव क्या आयशा अकेले लड़ेगी या पूरे गठबंधन के साथ ही, छात्र गठबंधन? नहीं, बिल्कुल सामने का गठबंधन बहुत मजबूत है। जैसा मैंने बताया कि सामने पूरा प्रशासन, पूरा AVP, पूरा RSS है, तो उसके खिलाफ छात्रों का एक गठबंधन होगा, तो मजबूत गठबंधन होगा। तो इस बार के चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? तो इस बार के चुनाव में जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि सरकार, जो मौजूदा सरकार है, वो किस तरह से फंड कट कर रही है, और उसकी एक कोशिश है कि किसी तरह से JNU को, हालांकि दुश्मन तो मानती है वो, कि फिल्में बनाकर, मारपीट करवाकर, पॉलिसी के स्तर पर फंड कट करवा के लाइब्रेरी की स्थिति को उसने बहुत ही बदतर किया है। 80% फंड कट किया है वहाँ पे। तो इन फंड कट्स के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन में हम जाएंगे, और इनकी जो कोशिश है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाकर शिक्षा को महंगा बनाना, प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेलना, उसके खिलाफ एक व्यापक आंदोलन की तरफ हम बढ़ेंगे। इस कैंपस में कह लीजिए कि लोकतंत्र जो स्थापित है वो स्थापित रहे, नहीं तो AVP जैसी संगठन आती है तो आप जानते हैं कि लोकतंत्र का क्या होता है, किसी हर चीज़ की आवाज़ को दबा दिया जाता है, महिलाओं की स्थिति बदतर हो जाती है। जो महिलाओं का संख्या गिरा है CUT की वजह से, दलितों आदिवासियों का संख्या गिरा है CUT की वजह से, वैसे CUT को ख़त्म करने के लिए आंदोलन पुरजोर होगा, और छात्रों का वजीफ़ा बढ़े, नॉन-नेट बढ़े, MCM बढ़े, इन सारे सवालों पर आंदोलन पुरजोर रहेगा। आंदोलन हालांकि चल रहा है, वो आंदोलन एक कदम और आगे की गति लेगा चुनाव के साथ। तो ये थे JNU SU के प्रेसिडेंट जो अभी वर्तमान समय के हैं। तो इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आगे ही बने रहें ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। धन्यवाद।